महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटों की गिनती जारी है। बीएमसी में जो बहुमत के आंकड़ों से रुझानों में शिवसेना महज 24 सीट पीछे है। शिवसेना को 90 सीटों पर बढ़त है, जबकि बीजेपी 54 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 19, एनसीपी को 5 सीटों पर बढ़त मिली है, वहीं एमएनएस 10 सीटों पर आगे चल रही है। बीएमसी के अलावा 6 नगर निकायों में बीजेपी को बढ़त मिली है। अपने गढ़ पुणे में एनसीपी पीछे चल रही है। रुझानों से शिवसेना और बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ये बीजेपी की जश्न की तस्वीरें हैं। बीजेपी का ये जश्न मुंबई दफ्तर, चर्च गेट और आइए ये शिवसेना में मातोश्री और शिवसेना भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर ये उत्सव का माहौल चल रहा है। हालांकि शिवसेना अभी 90 पर थी, अब 89 पर आ गई है, लेकिन अभी भी 185 सीट के ट्रेंड हमको मिले हैं, लेकिन 227 सीटों के ट्रेंड अभी मिलने 227 सीटें कुल हैं, इसलिए ये मान के चलिए आप कि लगभग 42 सीटों के ट्रेंड मिलना अभी बाकी है। तो इस हिसाब से शिवसेना के लिए ये उम्मीद बनी हुई है कि शिवसेना अभी भी पूर्ण बहुमत पा सकती है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास। मनीष, सीधा सवाल, क्या इस हालात को देखते हुए और जहां जहां के काउंटिंग के परिणाम सामने आए हैं वो देखते हुए आपको लगता है कि अभी भी ऐसे बैलेट बॉक्सेस निकलेंगे जिससे शिवसेना की जीत का पिटारा खुलेगा और फाइनल वो मैजिक नंबर तक पहुंच जाएंगे? देखिए दीपक भाई, मुझे साफ तौर पर लग रहा है और जो रुझान है वो ये बता रहे हैं कि सेना सैकड़े का आंकड़ा निश्चित पार करेगी। और जहां तक जो 2-3 कुछ खबरें मुंबई को लेकर हैं, मुलुंड से जो बीजेपी ने सारी जो सीटें जीती हैं उसकी वजह वहां के विधायक सरदार तारा सिंह, जो कि सुबह से लेकर शाम तक 2 व्हीलर पर घूमते रहते हैं और लोगों से जो उनका संपर्क है, यही वजह है कि बीजेपी ने एक तरफा जीत उस इलाका में जीती है। बीजेपी के सांसद जो कि शिवसेना पर धनुष बाण लेकर खड़े थे, किरीट सोमैया, उनके बेटे भी चुनाव जीत गए। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, हमारा जो पिछला संवाद जहां रुका था, ब्रेक के बाद हम जो बात कर रहे हैं कि आखिर एनसीपी अपने आप को क्यों इस तरह से, पुणे में जो उनका खराब प्रदर्शन है उसकी वजह क्या है। आप देख रहे हैं कि एनसीपी को लेकर जो जुमला चला था इन चुनाव में वो था नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, जिसका कि एक नतीजा सामने है। छगन भुजबल पिछले काफी समय से जेल में है और इसके साथ साथ एक उंगली सुनील तटकरे और उसके साथ साथ जो है अजीत पवार पर है। तो ऐसे में लोगों ने ये मन बना लिया कि इस पार्टी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं। और इसके साथ साथ पुणे का जो शहरी इलाका है, जैसा अवधेश जी कह रहे थे कि वहां पर आईटी हब है, वहां पर बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, देश भर से वहां पर युवा आते हैं, तो वो युवा ये मन बना सके, क्योंकि शरद पवार के अलावा अब पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं जो कि पार्टी को लेकर आगे बढ़ सके। शरद पवार की उम्र लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मुंबई में वो हुआ है एमआईएम, समाजवादी, जिनका वजूद नहीं के समान दिख रहा है। तो कौन कौन खत्म हुआ इन चुनाव में? कांग्रेस पूरी दुर्गति होती दिखाई दे रही है। आप ये समझिए कि जो देश में उनके हाल है वो प्रदेश में यहां दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की वजह रही है यहां की सबसे बड़ी गुटबाजी। कृपा शंकर सिंह प्रचार नहीं किए, जिसका फायदा अपरोक्ष रूप से बीजेपी को मिला। नसीम खान कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं ये मुंबई के, जो मैं गिना रहा हूं, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता के समय सुख भोगा है। नसीम खान बिल्कुल सामने नहीं आए। जिस तरह से गुरदास कामत, महासचिव है कांग्रेस के, प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए। और जब केंद्रीय पर्यवेक्षक जब हुड़ा यहां पर आए थे तो वहां पर जो जूतम पैजार हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच, उसमें संजय निरुपम अलग अलग पड़ गए। तो कांग्रेस की जो वजह है दुर्गति की, वो वजह है इनकी आपसी गुटबाजी और इनका सामने ना आकर काम करना। नारायण राणे सिंधुदुर्ग में चले गए, जो कि उनका अपना इलाका है, जहां जिला परिषद के चुनाव है। जिला परिषद के नतीजों की अगर मैं बात करूं तो सिंधुदुर्ग में कांग्रेस बेहतर कर रही है, रत्नागिरी में शिवसेना बेहतर कर रही है, नांदेड़ में अशोक चौहान प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो ऐसा लगता है कि शायद अपनी साख बचा सके। लेकिन मराठवाड़ा के दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। तो इन सारी बातों के मद्देनजर महाराष्ट्र का लब्बो-लुभाव अगर जो मुझे दिखाई दे रहा है तो वो ये है कि बीजेपी नंबर 1 पर दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, जो कि सत्ता में है। और मैं एक और चीज बता दूं, इन चुनावों के बाद, बीएमसी नतीजों के बाद, ये आप मान के चलिए कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर देवेंद्र फडणवीस की चाबुक चलेगी। इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है, कई चेहरे बदले जाएंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस
बीजेपी के कई खासे बड़े नेताओं से इस प्रचार के दौरान जो बीएमसी के चुनाव प्रचार थे उसमें उनकी जो बेरुखी थी वो देखकर देवेंद्र फडणवीस नाराज रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कई चौंकाने वाले चेहरे देवेंद्र फडणवीस सरकार में सामने आएंगे। अब वो अल्टीमेटम और नोटिस पीरियड की बात अलग होगी, क्योंकि अवधेश जी कह सकते हैं कि आप ये कैसा कह रहे हैं, सरकार तो अल्टीमेटम पर है, नोटिस पीरियड पर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस बखूबी अपनी सरकार बचा लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शिवसेना अब 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, 227 में से 191 के ट्रेंड हमको मिल चुके हैं। क्या आपको लगता है कि शिवसेना बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी या सैकड़े के आंकड़े पर ही सिमट कर रह जाएगी? नहीं, सैकड़ा पार करेगी। दीपक भाई एक चीज गौर करिए आप, एमएनएस अगर 10 सीटों का रुझान है और कुछ निर्दलीय, जिसकी संभावना मैंने अपने सुबह की बातचीत में भी कही थी कि उनके पास दो विकल्प हैं। अगर अंतर ज्यादा होता तो बीजेपी के साथ जाना मजबूरी होती, लेकिन इसका अगर बड़ा कैनवस देखें, बड़े परिदृश्य पर अगर हम इसे देखें तो उन्हें उल्लासनगर भी देखना है, उन्हें नासिक भी देखना है और उसके साथ साथ ठाणे में अगर जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां जितेंद्र आवाड़ जो है एनसीपी, वहां पर थोड़ा आंकड़ा बढ़ता दिखाई दे रहा है। ठाणे में 131 सीटों का प्रश्न है, हालांकि वहां के अभी रुझान बहुत बेहतर तरीके से ज्यादा संख्या में नहीं आए हैं। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर ये जो समीकरण होंगे, क्या शिवसेना एनसीपी के साथ कई जगह जाएगी या शिवसेना नासिक में, जैसी बात हो रही है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, वहां पर बीजेपी शिवसेना बिल्कुल कांटे की टक्कर पर। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर मिला जुलाकर ये सारी बातें देखी जाएंगी और मुझे लगता है कि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ये फैसला सारे नतीजे आने के बाद लेंगे। लेकिन मेरा विश्वास है अगर बीएमसी को लेकर बात करें, सैकड़ा पार कर रही है, एमएनएस की 10 सीटें और अगर निर्दलीय साथ ले लेगी तो वो ये एक विकल्प लेकर सामने आ सकती है कि बीजेपी का समर्थन नहीं चाहिए। वो इस स्थिति में है कि खुद के बूते एमएनएस निश्चित ये कोशिश करेगी कि शिवसेना को इस समर्थन दे। वो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की गोद में जाके बैठेंगे। तो इन सारी बातों के मद्देनजर मुझे लगता है दीपक भाई, आपका जो सवाल है ये कुछ ही घंटों बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि केवल मुंबई नहीं है, अगर शिवसेना प्रदेश की पार्टी है, प्रदेश का राजनीतिक दल है, उसे अगर अपना संख्या बल बढ़ाना है, आने वाले विधानसभा चुनाव में 2019 के अगर उसको अपना वजूद कायम रखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ये सारी महानगर पालिकाओं पर नजर रखकर उद्धव ठाकरे कोई फैसला लेंगे। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या उद्धव ठाकरे के घर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है या फिर अभी भी उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे ये मिलके चुनाव परिणाम ही देख रहे हैं, समीक्षा ही कर रहे हैं? और देखिए अभी भी उद्धव ठाकरे अपने घर में मौजूद हैं और साथ ही जैसा ही कहा आपने कि तमाम यहाँ पे नेताओं का यहाँ पे तांता लगना शुरू हो चुका है। लगातार यहाँ पे नेता आ रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम और कड़े कर दिए गए, क्योंकि पता है इसे चुनाव के नतीजे नजदीक जो और आ रहे हैं शिवसेना के पक्ष में, वैसे शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुटने शुरू हो जाएंगे। अभी शिवसेना भवन में शिवसेना कार्यकर्ता जुटे हैं, लेकिन मातोश्री में शिवसेना कार्यकर्ता आने शुरू हो चुके हैं और शिवसेना के बड़े नेता, थोड़ी देर पहले विनायक राउत तो तमाम बड़े नेता यहाँ पे अंदर मातोश्री में गए हुए हैं और शिवसेना प्रमुख जो इस वक्त उद्धव ठाकरे हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तय की जाएगी आगे करना क्या है। लेकिन ये साफ तय है कि जिस तरह से लग रहा है कि ट्रेंड देख के कि शिवसेना नंबर 1 पार्टी बनने जा रही है और नंबर 1 के साथ साथ हो सकता है कि जो जादुई आंकड़ा 114 के करीब पहुंच जाए और इसलिए बीजेपी का समर्थन की जरूरत ना पड़े, जैसे मनीष जी बता रहे थे। इसे साफ लगने हो सकता है कि आने वाले समय में कि शिवसेना एक बड़ा डिसीजन ले सकती है, जैसे कि मुंबई का, हालांकि महाराष्ट्र के तमाम नतीजे भले ही आए लेकिन मुंबई एक बड़ा मायने रखेगा। मुंबई में अगर शिवसेना नंबर 1 बनती है, नंबर 1 के साथ साथ अगर बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर ले जाती है तो एक बड़ा डिसीजन ले सकती है, सरकार में रहे या ना रहे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पब्लिक के सामने जाकर उन्होंने तमाम ऐसे वायदे किए हैं, तमाम बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए हैं, तो इसके वजह से हो सकता है कि उद्धव ठाकरे एक बड़ा स्टेप उठाएं। ऐसा जो शिवसेना के तमाम बड़े नेता है वो हमसे जो बातचीत थोड़ी देर पहले हुई है, उनका कहना है कि हम हो सकता है एक बड़ा स्टेप उद्धव जो उठाएं, लेकिन हाँ ये तब संभव हो पाएगा जबकि शिवसेना के पाले में सब गेंद होगी। लेकिन अभी सभी परिणाम आने बाकी हैं। जब पूरे परिणाम आ जाएंगे शिवसेना और उनके तमाम जो नेता है वह इस पर मामले पर डिस्कस करके आगे का निर्णय लेंगे कि करना क्या है, क्या आगे बीजेपी सरकार में बने रहना है या फिर सत्ता के बेदखल हो जाए। क्योंकि आज के बता दूं, ठीक है अभिषेक, ठीक है,
आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कुछ ताजा तस्वीरें जो इस वक्त मुंबई की सड़कों से आ रही हैं। शिवसेना वाले कहां कहां सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आइए राजेश आपको दिखा रहे हैं। दफ्तर के बाहर शिव सैनिक पहुंचे हैं और वो अपनी खुशी का जश्न जो है वो मनाने भरवा झंडे जो जिन लोग हाथ में देख रहे हैं वो शिव सैनिक हैं। पुलिस से बहस जो लोग कर रहे हैं वो भी शिव सैनिक। उनका कहना है कि वो यहाँ पे अपनी खुशी क्यों नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने शिवसेना जीती है। ये जो सेना जीती है, इसलिए वो यहाँ पे खुशी मनाने पहुंचे, जिसको पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद शिव सैनिक जो है वो भड़के में। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि बीजेपी का दफ्तर है। यहाँ रहते हैं, हम लोग इधर आए नहीं हैं। अभी इधर से हम लोग आए यहाँ पे जश्न मनाने की वजह से झंडे लगे। तो हम आपको मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी पल पल की खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक।